जो होती हैं ये हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं। इनका आना एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव करना है। देखिए आज है 19 मार्च और आज की वीडियो में टोटल 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। देखिए होली की छुट्टी चल रही फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका एक भी करंट अफेयर ना छूटे। तो आज सभी लोगों की छुट्टी है लेकिन मेरी क्लास जारी है। तो बने रही वीडियो में शुरू से लास्ट तक क्योंकि आज के जितने भी करंट अफेयर हैं ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। और देखिए आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और साथ में देखिए जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न आज का है कि किस बैंक को IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। तो देखिए एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है एक्सिस बैंक ने। और आपको बता दूं इस वर्ष एक्सिस बैंक जो है इसने फाइनेंशियल एशिया कंट्री अवार्ड में, ठीक है, भारत में सर्वश्रेष्ठ DCM हाउस का पुरस्कार भी जीता था। और साथ में एक्सिस बैंक के बारे में खास बात यह है कि एक्सिस बैंक लगातार 15 कैलेंडर वर्ष से जो आपका ब्लूमबर्ग लीग टेबल रैंकिंग है इसमें नंबर 1 पर रहा है और घरेलू ऋण पूंजी बाजार में अपनी नेतृत्व की स्थिति को जो है इसने बनाए रखा है। तो एक तरीके से कहा जाए कि भारत का सबसे बेस्ट बैंक कौन सा है, एक्सिस बैंक है। और अब ये जो है एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार इसने जीत लिया, यानी कि ये एशिया का भी सबसे बेस्ट बैंक है, ठीक है। तो ये था मतलब एक्सिस बैंक के बारे में कि इसको कौन कौन से अवार्ड मिले। लेकिन अभी रिसेंटली याद रखना है इसको जो है एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। और देखिए जो आपका IFR एशिया अवार्ड 2021 था इसमें जो है जो मार्गन स्टैनली है इसको IFR एशिया अवार्ड 2021 में बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता, मार्गन स्टैनली ने। और एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार एक्सिस बैंक को दिया गया। अगला कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसके लिए कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। तो देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है कुल 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है जम्मू कश्मीर राज्य के लिए। देखिए आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर का बजट क्यों पेश किया। देखिए चूंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर एक तरीके से कहा जाए कोई मुख्यमंत्री वगैरह नहीं होता है, वहाँ का बजट जो है वित्त मंत्री ही पेश करता है। देखिए लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने योजनाओं की समीक्षा के लिए और समय के लिए विपक्ष की दलीलों के बावजूद वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए ये जो आपका 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट है इसका प्रस्ताव रखा था हाल ही में। अगला कि गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बन गया है। तो देखिए गंगा से ब्रह्मपुत्र नदी तक जाने वाला अब तक का जो सबसे लंबा जहाज बन गया है इसका नाम है MV राम प्रसाद बिस्मिल। और इस जहाज को कब भेजा गया था और कब ये पहुंचा, किस बंदरगाह से भेजा गया था, किस बंदरगाह तक पहुंचा, एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर करूंगा क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाएंगी। देखिए भी हाल ही में 16 फरवरी 2022 की बात है। फरवरी महीने में 16 तारीख को केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जो है कोलकाता के हल्दिया में स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से जो है रवाना किया था। तो 16 फरवरी 2022 को ये चला था और अभी 15 मार्च 2022 को ये पहुंचा असम के गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह तक, ठीक है। तो टोटल लगभग एक महीने का समय लग गया कहाँ से कहाँ तक जाने में, हल्दिया बंदरगाह से जो है पांडु बंदरगाह तक जाने में। देखिए हल्दिया बंदरगाह के बारे में खास बात है कि इसका नामकरण अभी हाल ही में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया था, ठीक है। और बाकी पांडु बंदरगाह याद रखिएगा गुवाहाटी में स्थित है। गुवाहाटी कहाँ पे है, असम राज्य में। और देखिए इस जहाज MV राम प्रसाद बिस्मिल की खास बात यह है कि इसको कुल 1793 मीट्रिक टन स्टील यानी कि लोहे की रॉड को जो है लाद कर इसको भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर जो है जो आपका ये कोलकाता का हल्दिया में स्थित जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है वहाँ से जो है असम की गुवाहाटी में पांडु बंदरगाह पर जो है जो आपका भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट है वहाँ पर भेजा गया था। और अगला प्रश्न कि हाल ही में किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस को समर्पित किया। तो देखिए जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS थे बिपिन रावत,
जिनका भी हाल ही में एक जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है निधन हो गया था। तो इन्हीं की स्मृति में जो है चेयर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित किया गया है। और ये चेयर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये तीनों सेवाओं यानी कि जल, थल और वायु के पूर्व सैनिकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले नागरिकों के लिए खुला रहेगा। तो याद रखेगा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस विपिन रावत की 65वीं जयंती पर अभी हाल ही में भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में इनकी स्मृति में यानी कि बिपिन रावत जी की स्मृति में एक चेयर ऑफ एक्सीलेंस को समर्पित किया। अगला है कि फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। देखिए, कुछ याद रखिए या मत रखिए, लेकिन अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको इसका प्लेस याद रखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे आयोजित हुआ। तो फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 जो है ये चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। और इसका जो आयोजन होगा ये आपका 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चलेगा। देखिए, भारत को फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में चुना गया है। और इस ओलंपियाड का जो 44वां संस्करण होगा ये भारत में आयोजित होगा कब से कब तक, 26 जुलाई से 8 अगस्त तक। कहाँ पर, चेन्नई में। और चेन्नई में जो इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है जो चूज किया गया है ये बहुत ही एक तरीके से कहा जाए पॉपुलर प्लेस है। ये प्लेस है मामल्लपुरम, ठीक है, जिसको महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, ये स्थल मध्य चेन्नई से 60 किलोमीटर दक्षिण में शेरेटन महाबलीपुरम रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन सेंटर के द्वारा 4 पॉइंट्स होगा। और ये जो आपका प्लेस है 4 पॉइंट्स है ये मामल्लपुरम में स्थित है, जिसको प्राचीन समय में महाबलीपुरम कहा जाता था, जो कि भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। और ये 7वीं और 8वीं शताब्दी के हिंदू स्मारकों की यूनेस्को की विश्व धरोहर का स्थल है। और देखिए, 1927 में अपनी स्थापना के बाद जो आपका ये फाइड शतरंज ओलंपियाड है, ठीक है, ये पहली बार भारत में जो है आयोजित होने वाला है। और भारत को ये आयोजन कैसे मिला, क्योंकि देखिए ये आयोजन पहले रूस में होने वाला था, ठीक है, और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ है। तो इसलिए जो है अब इसकी मेज़बानी रूस से छीन कर भारत को दे दी गई है। तो ये पूरा का पूरा जितना भी पॉइंट्स मैंने दिया है ये समझ लीजिए एक एक प्रश्न के रूप में एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी फिलहाल लोकेशन यार के चेन्नई जो है, चेन्नई में फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन 26 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के सबसे पसंदीदा राष्ट्र यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन व्यापार की स्थिति को रद्द कर दिया। तो देखिए, अमेरिका बहुत गुस्से में चल रहा है। इसने कहा है कि हम जो है रूस को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन का व्यापार स्थिति का जो है जो है रद्द करते हैं। यानी कि अब जो है रूस अमेरिका के मोस्ट फेवर्ड नेशन के लिस्ट में नहीं है, इसको भगा दिया गया है। देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने से होता क्या है। देखिए, अगर अमेरिका ने किसी देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया है तो कई सारे टैक्सेस में जो है उस देश को छूट मिलेंगी, ट्रेड में छूट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है अब रूस को अमेरिका नहीं देगा, ठीक है। देखिए, रूस की मोस्ट फेवर्ड नेशन स्थिति को रद्द करने से अब संयुक्त राज्य अमेरिका को सभी रूसी आयातों पर नए टैरिफ बढ़ाने यानी कि नए टैक्स लगाने और उसको लागू करने की अनुमति मिल जाएगी। यानी कि पहले अगर किसी सामान पर 3 रुपये टैक्स देना पड़ता था रूस को, तो अब जो है 3 की जगह 23% भी देगा। अमेरिका जो है टैरिफ बढ़ाने वाला है। 7वां प्रश्न है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क किस स्थान पर लॉन्च किया गया। तो देखिए, भारत का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पार्क है ये लॉन्च किया गया बेंगलुरु में। और ये रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये भविष्य की तकनीकों का उपयोग करने और भारत में विश्व स्तर पर अग्रणी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स इनोवेशन इकोसिस्टम को बनाने पर जो है ध्यान केंद्रित करेगा। यार्के का भारत का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क है ये बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और देखिए, मार्च महीने का जो मंथली करंट अफेयर इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, इसको आप देख सकते हैं। ये आपको मंथली करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। पहला प्रश्न है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितना कर दिया है, आंसर बताइए। और दूसरा कि किस देश ने महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया, बताइए। और तीसरा कि सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में कौन सा देश दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान पर है, बताइए।
चौथा है कि हाल ही में प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस देश में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 31वीं जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया, बताइए। और पांचवा कि निम्नलिखित में से कौन 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है। आंसर बताइए। अगर नहीं पता है तो कल का वीडियो देखिए, उसको रिवर्स कर डालिएगा। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तर में। तो पहला प्रश्न था कि चीन में भारत के नए राजदूत कौन बने। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं प्रदीप कुमार रावत जी, जो कि चीन में भारत के नए राजदूत बने हैं। और अगला है कि भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसको नेशनल वैक्सीनेशन डे या फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहते हैं, ये कब मनाया जाता है। तो इसको देखिए हम 16 मार्च को मनाते हैं। और तीसरा था कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसको हम 15 मार्च को मनाते हैं। चौथा था कि हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया। तो देखिए कुमुदबेन जोशी जो है ये पूर्व राज्यपाल थी आंध्र प्रदेश की। और पांचवा था कि हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया। तो इसको देखिए बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।